अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरे साथ उमर इनाम साहब मौजूद है। उमर इनाम साहब इस वक्त इस्लामाबाद में और मैं इस वक्त कराची में हूं, और उमर इनाम साहब को मैंने जहमत दी है। उमर इनाम साहब, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। थैंक यू शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया। उमर भाई, क्योंकि आज खासतौर पर शहर इक़्तिदार के हवाले से दो बड़ी अहम खबरें थी, इसलिए मैंने आपको जहमत दी। सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से बात करेंगे। उमर भाई, जो मेरा तजर्बा है कोर्ट रिपोर्टिंग का, दो साबिक जरदूर यानी कि आसिफ अली जरदारी और उसके अलावा जो मैंने पेश होते देखा अदालतों में, परवेज मुशर्रफ साहब को जो कि आर्मी चीफ भी थे। इसके अलावा चार वजीर आजम, साबिक वजीर आजम, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी के मैंने खुद केस कवर किए। इसके अलावा जो शाहिद खाकान अब्बासी खुद अदालतों में पेश हो रहे हैं, उनके केस कवर किए। आप इस्लामाबाद में देखते रहे यूसुफ रजा गिलानी के अलावा जो आपके राजा रेंटल, जो खुद को भी कह रहे थे राजा परवेज अशरफ साहब। और उसके बाद आपने नवाज शरीफ के केसेस भी वहां रिपोर्ट देखे। तो क्या ब्यूरोक्रेट्स भी एहतसाब उनका भी हो सकता है, मुख्तलिफ जो सियासतदान है उनका भी हो सकता है, क्या किसी मौलाना का नहीं हो सकता? क्योंकि मौलाना साहब ने गुज़श्ता रोज भी एक तड़ी लगाई थी, और आज भी उन्होंने एक फिर तड़ी लगाई है कि एक नैब क्या किसी का बाप भी मेरा एहतसाब नहीं कर सकता, और नैब की अगर हिम्मत है तो वो उनके गिरफ्तार कर ले। तो क्या आप समझते हैं कि मौलाना साहब का कोई एहतसाब नहीं हो सकता, या वो तड़ी लगा रहे हैं तो क्यों तड़ी लगा रहे हैं? शाहिद भाई, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने रात ट्विटर के ऊपर भी इस पे तफसील से लिखा था। इसमें दो तीन बातें बहुत आसान हैं समझने के लिए। सबसे पहले तो ये बहुत आसान है, यानी इसमें कोई लंबी चौड़ी कोई मुदब्बराना गुफ्तगू नहीं चाहिए। अगर मेरा कोई एहतसाब करना चाहता है और मुझसे पूछता है कि ये जो आपके पास गाड़ी है या मकान है या जो भी चीज़ है, ये आपने कहाँ से बनाई है, अगर मैंने वो चोरी से नहीं बनाई तो मैं एक नहीं, मैं हजार बंदों को भी हजार बंदों के सामने बता सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने कहीं गड़बड़ करके कौमी खजाने को टीका लगा के, कहीं मैंने लस्सियां पी के, कहीं मैंने कश्मीर कमेटी से पैसे बनाए हैं, कहीं मैंने अपने भाई को डिप्टी कमिश्नर बनवा के पैसे बनवाए हैं, तो फिर मुझे एहतसाब देते हुए डर लगेगा, मुझे उसका हिसाब देते हुए डर लगेगा। लिहाजा फजल रहमान साहब जब एहतसाब से भागते हैं तो फिर ऐसे ही लगता है कि चोर की दाढ़ी में कुछ तिनका है जिसको वो नहीं दिखाना चाहते। अदरवाइज आप जिस तरह आपने पूरी तफसील बताई कि सदूर मुमलिकत अदालतों में पेश हो चुके हैं, वज़राए आज़म अदालतों में पेश हो चुके हैं, अभी भी बहुत सारी पेशियां चल रही हैं, वज़राए आज़म आ रहे हैं अदालतों के अंदर। तो ये मौलाना फजल रहमान क्यों ऐसा करते हैं कि ये नहीं आना चाहते? इसकी जो बड़ी वजह नजर आती है वो ये कि मौलाना फजल रहमान के पास उसी तरह से कोई मनी ट्रेल नहीं है, क्योंकि इनको जो है वो एहतसाब देने का, हिसाब देने की आदत ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। मौलवियों से आज तक इस मुल्क में किसी ने पंगा नहीं लिया, क्योंकि मौलवियों के पास एक खसूसी हथियार है, और वो है तौहीन मजहब का, तौहीन दीन का। यानी जब आप इनके साथ मत्था लगाएंगे, आप इनके साथ इनके कब्जे खत्म करवाने की कोशिश करेंगे, इनको डी सीट करने की कोशिश करेंगे, तो ये सब कुछ करेंगे आपके ऊपर। आपको ये कुकेन का इस्तेमाल करने वाला भी कहेंगे, आपको ये जिना करने वाला भी कहेंगे, और जब ये बाज नहीं आएंगे तो फिर आपको यहूदी एजेंट कहकर, वो दीन की जो इस्तेमाल होता है, वो भी मौलाना फजल रहमान के पास हथियार है। और वो आप भी समझते हैं, मुझे भी पता है कि वो अभी तक बहुत खतरनाक हथियार है इस मुल्क के अंदर। लिहाजा मौलाना फजल रहमान साहब जब इतने वसूख के साथ और इतने बुबांग दहल धमकाते हैं पूरी रियासत को, रियासत के तमाम इदारों को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री को, तो उसके पीछे वजह दो होती हैं। एक तो ये कि वो करप्ट हैं। ये जब चीजें खुलेंगी, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आप हमारे उस्ताद हैं, हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं, आपको पता है इस बात का कि फजल रहमान कोई दूध का धुला नहीं है। बहुत सारे घपले हैं अंदर जो चीजें खुल रही हैं। लिहाजा फजल रहमान अभी से डरा धमका के रियासत को, रियासती इदारों को यहीं पे रोकना चाहता है, ताकि उसकी और उसके जो फैमिली है, जो उसके भाई हैं, जो जो जमीनें खरीदी हैं या उनका हिसाब ना दिया जा सके। और इसलिए वो धमका रहे हैं, क्योंकि उनके पास मजहब कार्ड है, मदरसे के बच्चे हैं। आखिरी बात जो इस सवाल की है वो ये कि क्या मौलाना फजल रहमान का एहतसाब नामुमकिन है? मैं रोज़ रोशन की तरह ये समझता हूँ कि फजल रहमान का एहतसाब होगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो है वो इमरान खान है। इमरान खान को सब कुछ आप कह सकते हैं, जज्बाती कह सकते हैं, और जितने आप उनके ऊपर जो हम तनकीद करते हैं कभी कभार, वो सारी चीजें कह सकते हैं। लेकिन इमरान खान ब्लैकमेल नहीं होता। इमरान खान जब भी उनसे कोई मिलने जाता है, हम भी जब मिलने जाते हैं, तो वो यही कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। मुझे जो ब्लैकमेल करने की कोशिश करता रहा है, वो क्रिकेटिंग में मेरा कजन हो माजिद खान, वो सियासत में
न्याजी हों, मियां वाली वाले, वो जो अब टीवी पे बैठ के गाली चलियां दे रहे होते हैं जियो पे, वो न्याजी हों, मेरी बहनें हों, मेरे बहनोई हों, मेरे कजन्स हों, मुझे आज तक दुनिया में कोई ब्लैकमेल नहीं कर सका। लिहाजा मैं ये अच्छा समझता हूँ कि फजल रहमान जितना ज्यादा इमरान खान को प्रेशराइज करके उनको एक बैटल फील्ड में लेकर आएंगे, उतना ज्यादा इस रियासत का भला होगा, पाकिस्तान का भला होगा, और मौलाना फजल रहमान का एहतसाब सामने आएगा, तो उसमें आपके लिए, मेरे लिए और पूरे मुल्क के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद चीजें सामने आएंगी। उमर भाई एक चीज और भी एक तासुर मिल रहा है कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान जो कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो कुछ करना चाहते थे उससे नाकाम हुए, फिर उनकी जो तंजीम में मुख्तलिफ उलमा इकराम थे जो मजबूती समझी जाती थी वो साइड पे हो गए, और आज खास तौर पर एक और भी बात सामने रही है इस वक्त। मौलाना, जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें तो मौलाना फजलुर रहमान बिलावल हाउस कराची में मौजूद थे, और बिलावल हाउस के साथ उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, मुलाकात नहीं की। तो क्या ये जो इश्तियाल है नैब के हवाले से, तो क्या वो इश्तियाल की वजह ये तो नहीं है? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं। आपका तज्जिया, जो आपने पॉइंट्स कनेक्ट किए हैं, जो डॉट्स कनेक्ट किए हैं, वो बिल्कुल सही है। फ्रस्ट्रेशन जाहिर है बढ़ती चली जा रही है। कोई कहता था कि मैं टांग मार के हुकूमत गिरा दूंगा और मैं सबक सिखा दूंगा, कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था। अब 11 जमातें मिली हुई हैं, और देखें, आप भी समझते हैं, मुझे भी पता है इस चीज का कि कोई प्रेशर नहीं है इमरान खान पे। वो हर हफ्ते में 2 दफा धूप सीखते हैं वहां बैठ के। तीनों चीफ, जो बड़े चीफ हैं तीनों, वो वहां बैठते हैं, वो जनाब धूप सेंक रहे होते हैं, सर्दी खत्म कर रहे होते हैं, और उसमें कोई आग जल रही होती है और उस आग में जल रहे होते हैं। वो सारे लोग जो ये समझते थे कि शायद वो इमरान खान को प्रेशराइज करके कोई अदम इस्तेहकाम जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, या फिर इमरान खान को ब्लैकमेल करके एनआरओ ले लेंगे। अब वो जाहिर है शायद भाई कोई भी चीज नहीं हो रही इस्लामाबाद में, सारी चीजें, आप सारी डोरियां आपने हिला के देख ली हैं। आप ऊंधे मुंह गेट नंबर 4 पे लेटे रहे हैं, यहाँ पे जो पीडीएम वाले सारे के सारे लोग हैं। फिर आपने धमकाया फौज को कि हम रावलपिंडी आएंगे, रावलपिंडी वालों ने कहा, जैसे शेख साहब कहते हैं कि आओ देवाल चाह पिलासा, तो फिर वो आपने चाय चाय पीने भी आप नहीं आए, आप आपने मुंह इस्लामाबाद की तरफ कर लिया। तो फ्रस्ट्रेशन तो है ना, फ्रस्ट्रेशन तो बनती है आपका। अच्छा उमर भाई, मैं एक और सवाल करता हूं आपसे, इसी से रिलेटेड सवाल है। जिस तरह आज भी मीडिया से बातचीत की डीजीआईएसपीआर ने, तो उन्होंने एक बार फिर वाजे किया कि अगर किसी के पास सबूत है तो वो सामने ले आए, वरना जिस तरह ये रोज रोज फौज को सियासत में घसीटा जा रहा है ऐसा मत करें। उन्होंने बिल्कुल वाजे किया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो उनका एक बार फिर पैगाम है वो पीडीएम की समझ लें कि मुकम्मल तौर पर जो बॉडी थी वो मुकम्मल तौर पर तहलील हो चुकी है? दूसरा, मोदी के हवाले से भी उन्होंने वाजे पैगाम दिया है कि जो मोदी की जो हरकतें हैं खासतौर पर दहशतगर्दी के हवाले से, उस हवाले से भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर वाज़ेह किया है और कौम को पैगाम दिया है कि भारत को भी बेनकाब कर चुके हैं, और खासतौर पर जो सियासत में फौज को घसीटा जा रहा है उस पे भी ना किया जाए, ऐसा मत किया जाए, कुछ सबूत है तो सामने लाए। तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? इसकी ये जो पैगाम आया है ना, इससे पहले अगर आप देखें कि अब जो बाबर इफ्तिखार साहब हैं वो फॉर्म में आ रहे हैं। आपने मुसलसल देखा होगा कि अब वो गुफ्तगू करना शुरू हो गए हैं, और वो खुल के गुफ्तगू करते हैं। वो जो चाय पिलाने वाली बात भी की थी, और अब ये वाली जो बात की है, तो ये पैगाम वाज़े तौर पर उन्हीं लोगों के लिए है जो हर चीज में घसीट रहे हैं फौज को। लेकिन अब जब ये पैगाम आ गया है, तो इसके बाद शायद भाई जो आपने सवाल पहले वाला किया था ना, फ्रस्ट्रेशन वाला, वो फ्रस्ट्रेशन मजीद बढ़ेगी। क्योंकि जो अपोजिशन है वो हर महाज पे कोशिश कर रही है पहले दिन से, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है। वो ब्यूरोक्रेसी को भी कह के कि आपने बात नहीं मानी इमरान खान की, वहां भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वो अपने नुमाइंदगान जो अरकान असम्बली हैं वहां पे भी गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अच्छे रवाबत के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो चीज नहीं होती कि ना खेडा का ना खेडन दांगा, यानी वो ये भी चाहते हैं कि अगर कहीं पे बात नहीं बनती तो फिर सारा निजाम ही लपेटा जाए। जैसे फजलुर रहमान साहब ने तो कह भी दिया था कि निजाम बेशक लपेटा जाए, हमें कोई फिक्र नहीं है। तो ये जब इस तरह के ये बयानात आईएसपीआर से आते हैं, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो मजीद बढ़ जाती है, क्योंकि ये बयानात इस बात की अक्कासी करते हैं कि रावलपिंडी, अपारा और कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू एक पेज पे है, और वो पेज है पाकिस्तान की तरक्की और कौमी सलामती का। लिहाजा ये मैसेज नहीं था, ये बयान नहीं था आईएसपीआर का, ये शटअप कॉल है। ये सिंपल एक शटअप कॉल है मुहज़्ज़ब अंदाज में। यानी आप यही कह सकते हैं ना, आप एक
हाईएस्ट फॉरम पे हैं, हाईएस्ट पोजीशन पे हैं, आईएसपीआर में आप डीजी हैं, तो आप यही कहेंगे कि भाईजान हमें ना घसीटें, हम नहीं है। ये कोई 10वीं दफा तो डीजी आईएसपीआर कह चुके हैं, आज दोबारा कहा है उन्होंने कि हमें सियासत में ना घसीटें, हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप अपना गंद खुद साफ करें। और ये बार बार फौज को घसीटने की वजह ये होती है कि कहीं फौज इमरान खान को ये कहे कि आपकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है या हमारे खिलाफ बातें आ रही हैं, लेकिन आप देखें कुछ चुनने मुन्ने बच्चे नहीं बैठे हुए हैं। यानी 4 स्टार जो जर्नल हैं या 3 स्टार जनरल्स हैं या जो कोर कमांडर्स हैं, वो अक्सर वो मेरे दोस्त हैं ट्विटर के ऊपर, काशिर भाई, वो अक्सर कहते होते हैं कि ये मरीम नवाज शायद अगर पढ़ लिख जाती ना सही तरीके से, या बिलावल भुट्टो सही तरीके से ग्राउंड पॉलिटिक्स कर लेता, तो इनको समझ आ जाती कि ये फौज को इन्वॉल्व करके अपने मकासद नहीं ले सकते। ये अगर फौज को इन्वॉल्व ना करें और फौज की एस्टेब्लिशमेंट से अंदर ही अंदर दरखास्त करें तो शायद इनके चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये समझते हैं कि ये फौज को इन्वॉल्व करके, फौज को गालियां देके, सिलेक्टेड सिलेक्टेड कह के, ये प्रेशराइज करके फौज से काम लेंगे, तो ये तो 10 दफा भी दोबारा पैदा होकर आ जाए तो जाहिर है जर्नलों को तो प्रेशराइज तो नहीं किया जा सकता। और बच्चे तो नहीं बैठे जिन्होंने पूरी फौज संभाली हुई है, वन ऑफ द वेरी प्रोफेशनल एंड पावरफुल आर्मीज इन द वर्ल्ड, और उसको आप समझते हैं कि आप कंटेनर के ऊपर खड़े होकर 4 गालियां देंगे और फौज डगमगा जाएगी, परेशान हो जाएगी, कोर कमांडर आपस में लड़ पड़ेंगे, एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे और आप 4 आपकी तरफ हो जाएंगे, 10 उस तरफ हो जाएंगे और आपकी बात निकल जाएगी। तो ये एक उसी तरह की कोशिश है बचौली की पहले की जाती रही है, लेकिन ये मुहज़्ज़ब अंदाज में पीडीएम को एक शट अप कॉल है अगर समझें तो। उमर भाई, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, अक्सर हम जिस तरह आप बचपन में देखते हैं, मैं भी देखता है, हमारे जो सीनियर सहाफी थे टीवी पर बैठकर बच्चों की या कौम की माइंड मेकिंग करते थे। अच्छा, अब उसकी निस्बत हम फिर जब अब मुख्तलिफ जो इंटरनेट के जरिए अगर भारतीय चैनल्स को देखते हैं तो वो मोदी की हालांकि जो दहशतगर्दी है वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और यहाँ पर हमारे जो कौमी मीडिया है वो बैठकर हुकूमत की, फौज की और सोशल मीडिया पर भी बैठ के वो माइंड मेकिंग कर रहे होते हैं, जिस तरह कौम को उकसा रहे होते हैं, जिस तरह अगर सियासतदान कोशिश करते हैं इसी तरह ये बैठ के उकसा रहे होते हैं। तो आप क्योंकि शहर इक़्तिदार में है, तो वहां पर क्या सूरत हाल है? क्या जिस तरह हम कुछ यूट्यूबर दोस्तों की वीडियोस देखकर कौम मुतमईन रहे, हाँ बिल्कुल वेल डन, जबरदस्त चल रहा है, या आप समझ रहे हैं कि जो कौमी मीडिया पर उठाया जाता है वो बेहतर चल रहा है? अच्छा, इसमें ना शायद भाई आप भी क्योंकि नेशनल मीडिया का हिस्सा है, मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा है बोल में, और इससे पहले पब्लिक में भी काम करते रहे, आप सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। मैं ना बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ अपने मीडिया से कि जिस तरीके से नेशनल मीडिया को रिटेलिएट करना चाहिए भारतीय प्रोपेगेंडे पे और भारत से आने वाले प्रोपेगेंडे पे, उस पे जिस तरीके से हमारा रिस्पांस आना चाहिए, जितना हमारा ऑन एयर टाइम उस पे स्पेंड होना चाहिए वो नहीं हो रहा। और कोशिश यही की जाती है हमारे लोगों की तरफ से कि नॉन इश्यूज पे बहुत ज्यादा प्रोग्राम किए जाते हैं, नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया जाता है, सारा सारा प्राइम टाइम इन्हीं चीजों पे लगा दिया जाता है, लेकिन जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात नहीं की जाती। भारत का जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान की आर्मी को बदनाम करना है, और जो पाकिस्तान के खूनी लिबरल्स या वजीफाखोर सहाफ़ी हैं जितने, उनका भी आप देख लें तो मकसद यही वाज़ेह होता है, जो बाहर यानी जो वकास बुराया है या उसके जितने उसके ग्रुप के लोग हैं, वो सारे भी पाक फौज के खिलाफ यानी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारत से भी यही कुछ होता है, अर्नाब गोस्वामी भी वही कर रहा है जो गुल बुखारी कर रही है, या जो हुसैन हक्कानी कर रहा है, या पाकिस्तान में जो खूनी लिबरल्स यहाँ बैठे हुए हैं, हामिद मीर जैसे जो सो कॉल्ड हमारे बहुत बड़े सीनियर हैं मुनाफिक, वो भी यानी फौज को सवालिया निशान सवालिया निशान सवालिया निशान फौज पे लगाया जा रहा है। कोई नैरेटिव नेशनल मीडिया उस तरह नहीं दे रहा, काउंटर नैरेटिव जिस तरह हक बनता था। और ये आप यूट्यूबर हैं, हमारे बहुत सारे नौजवान अब यूट्यूबर्स हैं जो नेशनल नैरेटिव दे रहे हैं, जो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा है उसको काउंटर कर रहे हैं। नेशनल मीडिया पे इसको देखने की जरूरत है और खूनी लिबरल्स को भी फिक्स करने की जरूरत है। उमर भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी और मौजू पे भी आपको ज़हमत देता रहूंगा। जरूर।